मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बीकॉम पार्ट थर्ड, व्यवसाय प्रबंध। प्रथम प्रश्न पत्र, बीमा के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने जो अध्ययन किया था वो था जोखिम एवं उनका अभिगोपन, जिसके अंतर्गत जोखिम का अर्थ, परिभाषाएं, बीमा संकट एवं क्षतिकारक, हैजार्ड्स एंड पेरिल्स ऑफ इंश्योरेंस। उसके बाद क्या था, बीमा संकटों का वर्गीकरण, प्रकार, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस हैजार्ड्स, ये अपने कल किया था। इसी चैप्टर में ही क्या है, आगे करेंगे अपने जोखिमों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ रिस्क। जोखिमों को उनके कारणों, प्रभावों तथा लक्षणों आदि के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला प्रकार है संपत्ति, दायित्व तथा व्यक्तिगत जोखिमें, प्रॉपर्टी, लायबिलिटी एंड पर्सनल रिस्क्स। संपत्ति संबंधी जोखिमें वे जोखिमें होती हैं जो किसी व्यवसाय या परिवार की संपत्ति को हानि होने पर उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे किसी मकान के नष्ट हो जाने की संभावना में संपत्ति जोखिम विद्यमान है। इसके बाद है दायित्व जोखिमें, वे होती हैं जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की संपत्तियों या उनके कर्मचारियों की हानि के कारण उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कार चलाते हुए दूसरी कार को क्षतिग्रस्त करके चालक को घायल कर देता है, तो उस व्यक्ति को उसकी कार तथा चालक को क्षति देनी पड़ सकती है। तो ये होगी दायित्व जोखिम। अब है व्यक्तिगत जोखिमें। वे जोखिमें हैं जो किसी संस्था या परिवार के किसी सदस्य के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे किसी परिवार के पालनकर्ता की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, मान लिया, या उसके रोजगार के समाप्त हो जाने, अथवा किसी संस्था के एक महत्वपूर्ण प्रबंधक की मृत्यु हो जाने, बीमार पड़ जाने की संभावना में ऐसी जोखिमें पाई जाती हैं। तो पहला प्रकार हो गया जोखिम के वर्गीकरण में। तो पहला पॉइंट है वर्गीकरण में संपत्ति, दायित्व तथा व्यक्तिगत जोखिमें। ठीक है। दूसरा है भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमें, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्क। प्राकृतिक कारणों जैसे तूफान, अग्निकांड अथवा बाढ़ आदि से किसी संपत्ति को हानि होने की आशंका को भौतिक जोखिमों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये तो होगी भौतिक जोखिमें, फिजिकल रिस्क। इसके बाद है सामाजिक जोखिमें। वे होती हैं जो किसी व्यक्ति के व्यवहार
एवं आचरण के कारण उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की लापरवाही से या संस्था के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल, उपद्रव आदि के कारण उत्पन्न होने वाली जोखिमें सामाजिक जोखिमें कहलाती हैं। अब है आर्थिक जोखिमें। आर्थिक जोखिमें वे जोखिमें हैं जो संस्था की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, जैसे उत्पादन प्रक्रिया में अनिश्चितता, बाजार अनुसंधान के परिणाम के प्रभावहीन रहने या बाजार के मूल्यों में उतार चढ़ाव रहने के कारण उत्पन्न हानि की संभावनाओं को आर्थिक जोखिमों में सम्मिलित किया जाता है। तो दो ये हो गए वर्गीकरण। पहला था संपत्ति, दायित्व तथा व्यक्तिगत जोखिमें। सेकंड था भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमें। तीसरा है स्थिर एवं गतिशील जोखिमें, स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्क। एक विद्वान विलेट ने जोखिम को दो भागों में बांटा है। पहला है स्थिर जोखिम, दूसरा है गतिशील जोखिम। स्थिर जोखिम वे हैं जो प्रकृति की अनियंत्रित शक्ति की क्रियाओं के कारण अथवा मानवीय गलतियों एवं गलत कार्यों के कारण उत्पन्न होती हैं। ये होती हैं स्थिर जोखिमें। एक होती हैं गतिशील जोखिमें। गतिशील जैसे मान लिया उपभोक्ताओं की रुचि में, उनके फैशन में बदलाव आ गया, उत्पादन तकनीक में बदलाव आ गया। ये कौन सी होती हैं? ये होती हैं गतिशील जोखिमें। चौथा पॉइंट है आधारभूत एवं विशिष्ट जोखिमें, फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। आधारभूत जोखिमें वे हैं जो किसी समूह के साथ जुड़ी रहती हैं। ये जोखिमें न तो किसी व्यक्ति विशेष के कारण उत्पन्न होती हैं और न किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित ही करती हैं। ऐसी जोखिमों को एक व्यक्ति सामान्यतः समाप्त नहीं कर सकता है। ऐसी जोखिमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था या वातावरण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं, जैसे तेजी है, मंदी है, दंगे हैं, उपद्रव है, तूफान है, बाढ़ है, अतिवर्षा है, भूकंप है आदि। इसी तरह की घटनाएं क्या होती हैं? आधारभूत जोखिम उत्पन्न करती हैं। इसके बाद है विशिष्ट जोखिम। वे होते हैं जो व्यक्ति विशेष के कारण ही उत्पन्न होती हैं। इन जोखिमों को व्यक्ति विशेष ही अपने ढंग से नियंत्रित करता है, जैसे किसी परिवार के पालनकर्ता के अयोग्य हो जाने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर, मकान में आग लग जाने के कारण ऐसी विशिष्ट जोखिमें उत्पन्न हो जाती हैं। तो 4 पॉइंट हो गए बेटे अपने। पहला पॉइंट था संपत्ति, दायित्व तथा व्यक्तिगत जोखिमें। सेकंड था भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमें। थर्ड था स्थिर एवं गतिशील जोखिमें। फोर्थ है आधारभूत एवं विशिष्ट जोखिम। अब 5वां पॉइंट है परिकल्पी, स्पेकुलेटिव एवं शुद्ध, प्योर जोखिमें, रिस्क। परिकल्पी जोखिम क्या होती है? परिकल्पी जोखिमें वे जोखिमें हैं जिसमें लाभ तथा हानि दोनों की संभावनाएं विद्यमान होती हैं।
व्यापारिक व्यवहारों में परिकल्पी जोखिमें विद्यमान होती हैं। एक व्यापारी को 1000 क्विंटल गेहूं खरीदने का सौदा करता है और उसकी स्पुर्दगी नहीं लेना चाहता है, बल्कि मूल्यों के अंतर से क्या है वो लाभ कमाना चाहता है, तो वे होती हैं परिकल्पी या सट्टे की जोखिमें। मतलब कि सौदा कर लिया उसने, गेहूं क्रय का सौदा कर लिया, लेकिन वह माल की सुपुर्दगी नहीं लेना चाहता है। वह चाहता है कि मूल्यों में जो अंतर हो जाए, मान लिया उसमें मैं लाभ कमा लूँ, है ना, या जो भी हो जाए उसमें, तो उसकी वो जोखिमें उठाता है, वो होती है परिकल्पी जोखिमें। यदि भाव बढ़ जाते हैं तो उससे वह जोखिम लाभ प्रदान करती है। यदि इसके विपरीत भाव गिर जाते हैं तो उससे हानि उठानी पड़ती है। ऐसी जोखिमों का बीमा नहीं करवाया जा सकता है। एक होती है शुद्ध जोखिमें, प्योर रिस्क। शुद्ध जोखिमें वे जोखिमें हैं जिसके कारण किसी पक्षकार को केवल हानि ही होने या हानि नहीं होने की संभावना होती है तथा उसे लाभ होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में शुद्ध जोखिम से घिरा होता है। यदि किसी व्यक्ति का मकान है और वह मकान बिजली गिरने से नष्ट हो सकता है या बच सकता है, ऐसी दशा में उस व्यक्ति को मकान के नष्ट होने से हानि तो हो सकती है और बच जाने से उससे कोई हानि नहीं होती है, किंतु कोई लाभ भी नहीं होता है उसको। तो ये होती हैं शुद्ध जोखिमें। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कई शुद्ध जोखिमों से घिरा रहता है। नौकरी से निकाले जाने, बैंक के दिवालिया हो जाने पर, खेत में फसल खराब होने पर, चित्रकार के हाथ या नर्तकी के पांव बेकार हो जाने आदि की जोखिम सदैव विद्यमान रहती है। इन सभी में शुद्ध जोखिम विद्यमान है। तो शुद्ध जोखिमों का बीमा करवाया जा सकता है। अब लास्ट पॉइंट है अपना बीमा योग्य तथा अयोग्य जोखिमें, इंश्योरेबल एंड अनइंश्योरेबल रिस्क। इसको देखिए आप, बीमा कंपनी अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण से बीमा जोखिमों को 2 भागों में बांटती है। एक तो है बीमा के लिए अयोग्य जोखिमें, दूसरा है बीमा योग्य जोखिमें। तो पहला पॉइंट है बीमा के लिए अयोग्य जोखिमें, अनइंश्योरेबल रिस्क। बीमा कंपनी कुछ विशेष जोखिमों से घिरे व्यक्तियों तथा अन्य विषय वस्तुओं का बीमा करते ही नहीं है, चाहे बीमित कितनी ही ऊंची प्रीमियम भी देने को तैयार क्यों न हो। ऐसी जोखिमें बीमा के लिए अयोग्य जोखिमें मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए कैंसर से पीड़ित रोगी बीमा के लिए अयोग्य जोखिम मानी जाती है। दूसरा बात है बीमा योग्य जोखिमें, इंश्योरेबल रिस्क। बीमा योग्य जोखिमें वे होती हैं जिनका उचित अभिगोपन प्रक्रिया के द्वारा बीमा करवाया जा सकता है। ऐसी सभी जोखिमें एक समान नहीं होती हैं। इसी कारण कुछ जोखिमों का बीमा साधारण शर्तों पर कर दिया जाता है, जबकि कुछ अन्य जोखिमों का बीमा असाधारण प्रीमियम दरों तथा शर्तों पर किया जाता है। ऐसी बीमा योग्य जोखिमों को अपने 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है प्रमापित जोखिम, स्टैंडर्ड रिस्क। दूसरी है घटिया जोखिमें, सब स्टैंडर्ड रिस्क। प्रमापित जोखिमें वे होती हैं जिसमें बीमा न तो बहुत ही कम होती है और न ही बहुत ही अधिक। जिसमें क्या होता है, जोखिम
प्रमापित जोखिम में क्या होती है, जोखिम न तो बहुत कम होती है और न बहुत अधिक होती है, बिल्कुल आइडियल स्टैंडर्ड होती है। ऐसी विषय वस्तुओं को सामान्य या प्रमापित विषय वस्तु कहा जाता है, परंतु ऐसी जोखिमों को आदर्श जीवन या आदर्श जोखिम नहीं कहा जा सकता है। ऐसी जोखिमें औसत जोखिम होती हैं। दुनिया में अधिकांश विषय वस्तुओं की जोखिमें इसी प्रकार की हैं। लास्ट पॉइंट है इसी में, घटिया जोखिमें, सब स्टैंडर्ड रिस्क। घटिया जोखिमें वे होती हैं जो सामान्य या औसत जोखिमों से अधिक मात्रा में जोखिम युक्त होती हैं, और जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम रिस्क पाई जाती है, जोखिम पाई जाती है। ऐसी जोखिमों का बीमा किया जा सकता है, किंतु सामान्य से अधिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। घटिया जोखिम के अंतर्गत क्या होता है, मैक्सिमम प्रीमियम दर तय की जाती है। ये था जोखिमों का वर्गीकरण। थैंक यू वेरी मच।